तो सुबह 10:39 पर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कोलंबिया ने अपनी जर्नी शुरू की। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लॉन्च के 81 सेकंड बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे उस समय किसी ने नहीं देखा। बाहरी टैंक के लेफ्ट बाइपोड रैंप एरिया से एक बड़ा फोम का टुकड़ा टूट कर गिरा, लेकिन जब ये इतनी तेज रफ्तार से कोलंबिया के विंग से टकराया तो इसने रीइंफोर्स्ड कार्बन आरसीसी पैनल्स में एक छेद बना दिया। लेकिन उस समय जो हो रहा था वो बहुत ही भयानक था, क्योंकि लेफ्ट विंग में जो छेद फोम स्ट्राइक से बना था उसमें से 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा गर्म हवा अंदर घुस रही थी, और ये सुपर हीटेड हवा विंग के अंदर मौजूद एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर को पिघला रही थी। लेकिन तभी 9 बजे के करीब कोलंबिया कैटास्ट्रॉफिक ब्रेकअप शुरू हुई, जिससे सभी ऑन बोर्ड डेटा रिकॉर्डिंग जल्दी बंद हो गई। आज से करीब 20 साल पहले 1 फरवरी 2003 की सुबह जब अमेरिका के आसमान में कोलंबिया स्पेस शटल वापस धरती पर लौट रहा था, तो कोई नहीं जानता था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे दुखदाई घटनाओं में से एक बनने वाली है। उस दिन 7 एस्ट्रोनॉट्स अपने सपनों को पूरा करने के बाद घर लौट रहे थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। इन 7 में से एक का नाम था कल्पना चावला, वो लड़की जो हरियाणा के छोटे से शहर करनाल में पैदा हुई थी और जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि सपने कितने भी बड़े हो, अगर दिल में जुनून हो तो वो पूरा हो सकता है। लेकिन कल्पना की कहानी सिर्फ उस दुखद अंत की नहीं है, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपने बचपन से ही आसमान को छूने का सपना देखा था। ये उस समय की बात है जब भारत में लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग करना से दूर घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं था। फिर भी कल्पना ने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए रास्ता बनाया जो आज इंजीनियरिंग, साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। 17 मार्च 1962 की सुबह हरियाणा के करनाल शहर में बनारसी लाल चावला और संज्योति चावला के घर एक बेटी का जन्म हुआ। ये वही समय था जब भारत में बेटियों का स्वागत उतने खुशी से नहीं होता था जितने बेटों का। लेकिन चावला परिवार अलग था। बनारसी लाल चावला एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने छोटी छोटी नौकरी से शुरुआत करके टायर बनाने का फैक्ट्री खड़ा किया था। ये उन लोगों में से थे जो पार्टीशन के समय वेस्ट पंजाब से भारत आए थे और जिन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया था। कल्पना अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनकी 2 बहनें सुनीता और दीपा थी और एक भाई संजय था। घर में सभी इन्हें प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। दिलचस्प बात यह है कि जब कल्पना को स्कूल में एडमिशन दिलाने का समय आया तो इनका कोई रेगुलर नाम नहीं था। स्कूल के प्रिंसिपल ने फैमिली द्वारा सुझाए गए 3 नाम कल्पना, ज्योतिष्ना और सुनैना में से एक चुनने को कहा, तो इस छोटी सी लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के कल्पना नाम चुना। शायद ये पहले से ही जानती थी कि इनका नाम इनकी कल्पनाओं और सपनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बचपन से ही कल्पना एक अलग तरह की लड़की थी। जब दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी तो ये एयरप्लेन्स के ड्राइंग बनाती थी, और करनाल उन चुनिंदा भारतीय शहरों में से एक था जहाँ एक फ्लाइंग क्लब था। कल्पना का घर इस क्लब से कुछ ही किलोमीटर दूर था, और जब भी कोई प्लेन इनके घर के ऊपर से निकलता था तो ये छत पर चढ़कर पायलट को हाथ हिलाती थी। इनके फादर कभी कभी इन्हें फ्लाइंग क्लब ले जाते, जहां इन्होंने पुष्पक विमान और ग्लाइडर में उड़ान भरी थी। ये वही पल थे जब एक छोटी सी लड़की के दिल में आसमान को छूने का सपना पैदा हुआ। कल्पना की पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। स्कूल में ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन इनकी असली दिलचस्पी साइंस में थी, खासकर उन सब्जेक्ट्स में जो फ्लाइट और स्पेस से जुड़े थे। ये एक टॉम बॉय थी क्योंकि ये अपने बाल छोटे रखती थी, और फैशन में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि इनका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर था कि कैसे प्लेन उड़ते हैं और ये कैसे उसका हिस्सा बन सकती है। तो स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना ने 10वीं क्लास पास की। उस समय इनके सामने करियर चुनने का समय आया था। इनके फादर चाहते थे कि ये डॉक्टर या टीचर बने, जो उस समय लड़कियों के लिए ट्रेडिशनल करियर्स माने जाते थे। लेकिन कल्पना के मन में कुछ और ही चल रहा था। ये इंजीनियरिंग करना चाहती थी, वो भी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। 10वीं के बाद कल्पना ने DAV कॉलेज करनाल में एडमिशन लिया और 12वीं तक की पढ़ाई वहीं पूरी की। फिर आया वो समय जब इन्हें अपने करियर का चुनाव करना था। चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए काउंसलिंग चल रही थी। जब कल्पना की बारी आई और इनसे अपनी पसंद के कोर्स के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये पूरे काउंसलिंग में अकेली लड़की थी जिसने ये कोर्स चुना था। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में कल्पना का एडमिशन हो गया। यहाँ शुरू हुआ इनके असली स्ट्रगल का दौर। कॉलेज में लड़कियों के लिए कोई हॉस्टल नहीं था, तो इन्हें एक गैराज के ऊपर एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा। हर दिन ये साइकिल से कॉलेज जाती थी। क्लास में ये अकेली लड़की थी जो एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही थी। शुरुआत में कई प्रोफेसर इन्हें डीमोटिवेट करते थे। ये कहते थे कि ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है और इन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहिए। लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी। वो दिल लगाकर पढ़ती रही और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करती थी। पहले ही साल में इन्होंने कॉलेज के एनुअल कॉन्फ्रेंस में टाइम लैप्स इन स्पेस पर एक पेपर प्रेजेंट किया था जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड था।
इससे सभी प्रोफेसर और सीनियर चौंक गए थे कि एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट इतने डिफिकल्ट टॉपिक पर इतनी गहराई से सोच सकती है। कॉलेज के दिनों में कल्पना बहुत मेहनती थी। ये सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि कॉलेज की एयरो एंड एस्ट्रो सोसाइटी में भी एक्टिव रूप से भाग लेती थी। ये सोसाइटी एयरप्लेन्स और स्पेस साइंस से जुड़े सब्जेक्ट पर काम करती थी। कल्पना यहाँ अपने जैसे दूसरे स्टूडेंट से मिलती थी जो उनके सपनों को समझते थे। अब साल 1982 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ये अपने बैच में तीसरे नंबर पर आई थी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, खासकर उस लड़की के लिए जो इस फील्ड में अकेली थी और जिसे हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो इसके बाद डिग्री पूरी करने के बाद कल्पना के सामने दो विकल्प थे। पहला, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग की नौकरी करना और दूसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर करना। लेकिन अमेरिका जाने के लिए इनके फादर की परमिशन चाहिए थी और वो उस समय वही थे, इसलिए कल्पना ने पहले टीचिंग जॉब ज्वाइन कर ली। जब इनके फादर वापस आए और कॉलेज गए तो प्रिंसिपल ने इनसे कहा कि इनकी बेटी बहुत ब्रिलियंट है और उसका भविष्य अमेरिका में है। ये सुनकर बनारसी लाल चावला ने अपनी बेटी के सपनों को समझा और इनके अमेरिका जाने की व्यवस्था की। 1982 में कल्पना अमेरिका के लिए रवाना हुई। ये इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। एक छोटे से शहर की लड़की जिसने कभी भारत से बाहर कदम नहीं रखा था, वो अब दुनिया के सबसे डेवलप कंट्री में अपने सपनों को पूरा करने जा रही थी। इनके पास था सिर्फ अपना जुनून, अपनी मेहनत और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पक्का इरादा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन में कल्पना ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की शुरुआत की। यहाँ आकर इनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, न सिर्फ पढ़ाई के मामले में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि यहीं इनकी मुलाकात हुई जीन पियरे हैरिसन से, एक फ्रांसीस अमेरिकी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से, जो आगे चलकर इनका जीवन साथी बनने वाला था। टेक्सास में पढ़ाई करते समय कल्पना ने न सिर्फ अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी की बल्कि फ्लाइंग भी सीखी। 1984 में इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। लेकिन इनका सफर यहीं खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि ये आगे और भी पढ़ना चाहती थी। अब इसके बाद 2 दिसंबर 1983 को कल्पना और जीन पियरे हैरिसन की शादी हुई। ये एक बहुत ही सादा और प्राइवेट सेरेमनी थी, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर शामिल हुए थे। दोनों का एक ही शौक था और वो था उड़ान। जीन पियरे एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे और कल्पना का सपना था एस्ट्रोनॉट बनना। दोनों एक दूसरे के सपनों को समझते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। शादी के बाद कल्पना और जीन पियरे कोलोराडो चले गए, जहां कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में पीएचडी की शुरुआत की। यहां इन्होंने 1986 में अपनी दूसरी मास्टर डिग्री ली और 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी की। इनकी थीसिस का सब्जेक्ट था कंप्यूटेशन ऑफ डायनेमिक्स एंड कंट्रोल ऑफ अनस्टेडी वर्टिकल फ्लोज। तो कोलोराडो में रहते समय कल्पना ने बोल्डर म्यूनिसिपल एयरपोर्ट पर फ्लाइंग लेसन लेना शुरू किया। इन्होंने वेरियस टाइप्स के एयरक्राफ्ट चलाने की ट्रेनिंग ली, सिंगल इंजन, मल्टी इंजन, सिम प्लेन और ग्लाइडर, और साथ ही एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बनी। 1988 में पीएचडी पूरी करने के बाद कल्पना ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया में काम शुरू किया। यहाँ ये कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स पर रिसर्च करती थी, खासकर वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कॉन्सेप्ट पर। ये काम हैरियर जैसे एयरक्राफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो सीधे ऊपर नीचे उड़ सकते हैं। अब साल 1990 के दशक की शुरुआत में कल्पना अमेरिकन सिटीजन बनी, जो नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जरूरी था। और 1993 में ये ओवरसेट मेथड्स इंक में वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में काम करने लगी। ये कंपनी लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में स्थित थी और यहाँ ये मल्टीपल मूविंग ऑब्जेक्ट्स के सिमुलेशन पर काम करती थी। लॉस एल्टोस में काम करते समय कल्पना ने वेस्ट वैली फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया और पैलो एल्टो एयरपोर्ट पर उड़ान भरती रही। साथ ही ये सैन जोसे की अभिनय डांस कंपनी से भारतनाट्यम भी सीखती थी। ये दिखाता है कि अमेरिकी कल्चर अपनाने के बावजूद भी ये अपने भारतीय जड़ों से जुड़ी रही। इसके बाद दिसंबर 1994 में कल्पना के जीवन का सबसे सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट आया, जिसमें नासा ने इन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में चुना और ये नासा एस्ट्रोनॉट ग्रुप 15 का हिस्सा बनी। मार्च 1995 में ये जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन पहुंची और एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग शुरू की। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग और इवोल्यूशन के बाद 1995 में कल्पना को ऑफिशियली नासा एस्ट्रोनॉट के रूप में अपॉइंट किया गया और इन्हें ईवीए रोबोटिक्स और कंप्यूटर ब्रांच के लिए क्रू रिप्रेजेंटेटिव का काम सौंपा गया, जिसमें रोबोटिक सिचुएशनल अवेयरनेस डिस्प्ले के डेवलपमेंट और शटल एवियोनिक्स इंटीग्रेशन लैबोरेटरी में स्पेस शटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग का काम शामिल था।
अब नवंबर 1996 में कल्पना को STS-87 मिशन के लिए मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में असाइन किया गया। ये इनके लिए सपनों के साकार होने का समय था, क्योंकि ये जल्द ही स्पेस में जाने वाली थी और इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बनने वाली थी। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन STS-87 शुरू हुआ। ये कोलंबिया स्पेस शटल की 27वीं उड़ान थी। इस मिशन में कल्पना मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर थी। मिशन 16 दिन तक चला और इस दौरान शटल ने धरती के 252 चक्कर लगाए और 6.5 मिलियन मील की यात्रा की। STS-87 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करना था। इसमें ये स्टडी करना था कि स्पेस का वेटलेस इन्वायरमेंट वेरियस फिजिकल प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करता है। साथ ही सूर्य की बाहरी एटमॉस्फेयर लेयर्स का ओवरव्यू करना था। मिशन के दौरान 2 क्रू मेंबर्स ने EVA यानी स्पेस वॉक भी किया था। इस मिशन के दौरान एक छोटी सी समस्या भी हुई थी। स्पार्टन सैटेलाइट की डिप्लॉयमेंट में कुछ दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से कल्पना को कुछ कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी और कल्पना की गलती नहीं थी। इसके बाद 5 दिसंबर 1997 को कल्पना चावला सफलतापूर्वक धरती पर वापस लौटी। ये इतिहास बन चुकी थी। इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। करनाल से लेकर चंडीगढ़ तक, इनके स्कूल से लेकर कॉलेज तक, सभी जगह इनकी अचीवमेंट का जश्न मनाया गया। तो पहले मिशन की सफलता के बाद कल्पना को जनवरी 1998 में शटल और स्टेशन फ्लाइट क्रू इक्विपमेंट के लिए क्रू रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। बाद में ये एस्ट्रोनॉट ऑफिस के क्रू सिस्टम्स एंड हैबिटेबिलिटी सेक्शन की लीड भी बनी। इसके अलावा म्यूजिक में भी कल्पना की बहुत दिलचस्पी थी। इन्हें डीप पर्पल जैसे रॉक ब्रांड्स पसंद थे। साथ ही पंडित रविशंकर और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जैसे म्यूजिशियन का म्यूजिक भी सुनती थी। मतलब ये ईस्ट और वेस्ट दोनों कल्चर को अपने अंदर समेटे हुई थी। तो अब 2000 के दशक की शुरुआत में कल्पना को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए तैयारी करने का मौका मिला। ये मिशन STS-107 था, जो फिर से कोलंबिया स्पेस शटल से होने वाला था। इस मिशन की तैयारी में महीनों लगे और कल्पना बहुत एक्साइटेड थी। ये दोबारा स्पेस जाने को लेकर बहुत खुश थी। लेकिन जैसे जैसे ये अपने दूसरे मिशन की तैयारी कर रही थी, वैसे वैसे एक ऐसी घटना भी तैयार हो रही थी जो न सिर्फ इनकी जिंदगी को खत्म कर देने वाली थी, बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। STS-107 मिशन के दौरान जो हुआ वो स्पेस हिस्ट्री की सबसे दुखदाई घटनाओं में से एक बनने वाला था। तो अब पहली मिशन की सफलता के बाद कल्पना का जीवन एक नए दौर में एंटर कर गया था। ये ना सिर्फ इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बन चुकी थी, बल्कि नासा के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट में से एक भी बन गई थी। STS-87 मिशन से वापसी के बाद ये ह्यूस्टन में अपनी जिंदगी में वापस लौट गई, लेकिन अब ये एक अलग व्यक्ति थी। इनके पास अब स्पेस का एक्सपीरियंस था। ये जानती थी कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर का जीवन कैसा होता है। 1998 में कल्पना को फिर से अपने काम में बिजी हो जाना था, क्योंकि नासा में ये शटल और स्पेस स्टेशन फ्लाइट क्रू इक्विपमेंट के लिए क्रू रिप्रेजेंटेटिव बनी। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम था, क्योंकि इन्हें ये एंश्योर करना था कि आने वाले मिशंस में एस्ट्रोनॉट के पास सभी जरूरी इक्विपमेंट हो और सेफ्टी गियर हो। हालांकि बाद में इन्हें एस्ट्रोनॉट ऑफिस के क्रू सिस्टम्स एंड हैबिटेबिलिटी सेक्शन का लीड भी बनाया गया। तो इन सारी जिम्मेदारियों के बावजूद कल्पना के दिल में एक ही चीज चल रही थी, ये दोबारा स्पेस जाना चाहती थी। एक बार आसमान को छू लेने के बाद ये फिर से वहां वापस जाने को बेताब थी। इन्हें मालूम था कि एस्ट्रोनॉट्स को दूसरे मिशन के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ये धैर्य रखकर अपना काम करती रही। मार्च 1998 में नासा ने एक नए मिशन की अनाउंसमेंट की, STS-107। ये एक खास तरह का मिशन था, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नहीं जाने वाला था, बल्कि सिर्फ अर्थ की ऑर्बिट में रहकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाला था। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, यानी वेटलेस एनवायरनमेंट में वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना। शुरुआत में ये मिशन मई 2000 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स और अदर प्रायोरिटीज की वजह से इसकी डेट आगे बढ़ती गई। तो सितंबर 2000 में नासा ने इस मिशन के लिए 5 मेंबर साइंस क्रू की अनाउंसमेंट की। इसमें पेलोड कमांडर माइकल एंडरसन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, कल्पना चावला और लॉरेल क्लार्क और इजरायली स्पेस एजेंसी के पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रेमन शामिल थे। और 3 महीने बाद कमांडर रिक हसबैंड और पायलट विलियम मैकुल को भी इस टीम में जोड़ा गया। कल्पना इतनी खुश थी कि इन्हें दूसरा मिशन मिल गया था। ये जानती थी ये मिशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें कुल 80 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करनी थी। ये लगभग 5 साल बाद पहला ऐसा मिशन था जो पूरी तरह से माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए डेडिकेटेड था। इस मिशन की तैयारी में बहुत समय लगा। शुरुआत में ये अगस्त 2001 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोलंबिया के रेफर्बिशमेंट में देरी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, हबल स्पेस टेलीस्कोप सर्विसिंग मिशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन असेंबली फ्लाइट्स की प्रायोरिटी की वजह से इसकी तारीख बार बार आगे बढ़ती गई और आखिरकार ये तारीख जनवरी 2003 तक पहुंच गई।
इन 2.5 सालों के दौरान कल्पना और इनकी टीम लगातार ट्रेनिंग करती रही। ये सभी एक्सपेरिमेंट को समझते थे, इसके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन गेन करते थे और ये सीखते थे कि स्पेस में वेटलेसनेस की सिचुएशन में इन एक्सपेरिमेंट्स को कैसे करना है। STS-107 मिशन में 80 अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स थे, जिनमें से 59 स्पेस सब रिसर्च डबल मॉड्यूल में किए जाने थे। इनमें कमर्शियल पेलोड्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सपेरिमेंट्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रिस्क कम करने वाले एक्सपेरिमेंट्स और नासा के फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस के एक्सपेरिमेंट शामिल थे। तो कल्पना इस मिशन में मिशन स्पेशलिस्ट सेकंड और फ्लाइट इंजीनियर की रोल प्ले करने वाली थी। इनकी जिम्मेदारी में कई सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट शामिल थे, जैसा कि एस्ट्रोकल्चर, एडवांस प्रोटीन क्रिस्टल फैसिलिटी, कमर्शियल प्रोटीन क्रिस्टल ग्रोथ, बायोटेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, कंबसन मॉड्यूल और कई अदर कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट। ये कमांडर रिक हसबैंड के साथ मिलकर कोलंबिया को मैन्यूवर करने की भी जिम्मेदारी संभालने वाली थी, ताकि पेलोड बे में रखे गए एक्सपेरिमेंट सही तरीके से काम कर सके। अब 16 जनवरी 2003 की सुबह आखिरकार वो दिन आ गया जिसका कल्पना को बरसों से इंतजार था। कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A पर कोलंबिया स्पेस शटल अपनी 28th उड़ान के लिए तैयार खड़ा था। ये नासा का पहला शटल था जो 1981 में स्पेस में गया था और अब 22 साल बाद भी ये काम कर रहा था। सुबह के समय जब कल्पना और इनके 6 साथी क्रू क्वार्टर से बाहर निकले, तो ये सभी एक्साइटेड थे, क्योंकि ये जानते थे कि आगे के 16 दिन इनके लिए बहुत ही बिजी और एक्साइटिंग होने वाले हैं। तो सुबह 10:39 पर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कोलंबिया ने अपनी जर्नी शुरू की। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लॉन्च के 81 सेकंड बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे उस समय किसी ने नहीं देखा। बाहरी टैंक के लेफ्ट बाइपोड रैंप एरिया से एक बड़ा फोम का टुकड़ा टूटकर गिरा। ये फोम का टुकड़ा लगभग 21 से 27 इंच लंबा और 12 से 18 इंच चौड़ा था। तो 0.2 सेकंड बाद, यानी लॉन्च के 81 सेकंड बाद, ये फोम कोलंबिया के लेफ्ट विंग के लीडिंग एज से 625 से 849 फीट पर सेकंड की स्पीड से टकराया। ये फोम स्टायरोफोम कप की तरह हल्का था, लेकिन जब ये इतनी तेज रफ्तार से कोलंबिया के विंग से टकराया तो इसने रीइंफोर्स्ड कार्बन कार्बन आरसीसी पैनल्स में एक छेद बना दिया। ये पैनल्स कोलंबिया के विंग्स के किनारे पर लगे थे और इनका काम था कि री एंट्री के दौरान शटल को 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की गर्मी से बचाना। लेकिन ये पैनल इफेक्ट्स के लिए नहीं बनाए गए थे, सिर्फ गर्मी से बचाव के लिए बनाए गए थे। तो उस समय ना तो स्पेस में बैठे कल्पना और उनके साथी को पता था और ना ही धरती पर मिशन कंट्रोल के लोगों को ही कुछ गलत हुआ इसके बारे में पता था। लॉन्च बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और 8 मिनट 30 सेकंड बाद कोलंबिया सक्सेसफुली अपनी डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में पहुंच गया और स्पेस में पहुंचते ही कल्पना और इनकी टीम का काम शुरू हो गया। इन्होंने 2 टीमों में काम बांट लिया था, रेड टीम और ब्लू टीम। रेड टीम में हसबैंड, कल्पना, क्लार्क और रेमन थे, जबकि ब्लू टीम में मैकूल, एंडरसन और ब्राउन थे। दोनों टीमें 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करती थी, ताकि 24 घंटे लगातार साइंटिफिक काम चलते रहे। पहले दिन से ही कल्पना और इनके साथी बहुत बिजी हो गए। ब्राउन ने कोलंबिया के पेलोड बे डोर्स खोले, जबकि एंडरसन, क्लार्क और रेमन ने शटल को रॉकेट से स्पेसक्राफ्ट में बदलने का काम किया। इन्होंने स्पेस हब रिसर्च मॉड्यूल को एक्टिव किया और एक्सपेरिमेंट शुरू करने की तैयारी की। ब्लू टीम ने पहली नींद की शिफ्ट ली, जबकि रेड टीम ने कुछ एक्सपेरिमेंट को चालू करना शुरू किया। अगले 15 दिनों तक कल्पना और इनकी टीम ने बहुत मेहनत की। ये हर रोज 16 घंटे काम करते थे और अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम से भी निपटते थे। धरती पर मौजूद साइंटिस्ट इनके काम को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि इन्हें उम्मीद से ज्यादा साइंटिफिक रिजल्ट्स मिल रहे थे। लेकिन धरती पर एक अलग ही चिंता का माहौल था। लॉन्च के अगले दिन 17 जनवरी को इंटर सेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप के इंजीनियरों ने लॉन्च की इमेजरी को देखते समय फोम स्ट्राइक को देखा। मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में सुबह 9:30 बजे इंजीनियरों ने पहली बार इस इंसिडेंट को नोटिस किया और 1 घंटे के अंदर कैनेडी स्पेस सेंटर के लोगों ने भी हाई रेजोल्यूशन फिल्म इमेज में इस स्ट्राइक को देखा। इंजीनियर्स को चिंता हुई कि ये फोम का टुकड़ा काफी बड़ा था और इसने काफी ताकत से कोलंबिया के विंग को मारा था। साथ ही ये बेहतर व्यू के लिए दूसरे कैमरों की इमेज भी ढूंढने लगे, लेकिन किसी भी दूसरे कैमरे में इस इंपैक्ट का बेहतर व्यू नहीं मिला। अब मिशन के 8वें दिन 23 जनवरी को फ्लाइट डायरेक्टर स्टीव स्टिच ने कमांडर हसबैंड और पायलट मैकूल को ईमेल के जरिए फोम स्ट्राइक के बारे में बताया। इन्होंने एक वीडियो क्लिप भी भेजी जिसमें इंपैक्ट दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर गलती ये हुई कि इन्होंने ये भी कहा कि ये पहले भी हुआ है और इससे शटल को कोई नुकसान नहीं होता और ना ही री एंट्री के लिए कोई चिंता की बात है। हसबैंड ने ये जानकारी बाकी क्रू मेंबर्स को भी दे दी, इसमें कल्पना भी शामिल थी। कल्पना और इनके साथियों को लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर मिशन कंट्रोल ने कहा था कि कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी रहे और इन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धरती पर इंजीनियर्स लगातार इस फोम स्ट्राइक के इंपैक्ट का एनालिसिस कर रहे थे। कुछ इंजीनियर्स ने हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग की मांग की ताकि वे अफेक्टेड एरिया का बेहतर एनालिसिस कर सके।
इन लोगों ने स्पाइस सैटेलाइट से कोलंबिया की इमेज लेने की मांग भी की, लेकिन मैनेजमेंट ने इस रिक्वेस्ट को माना कर दिया। नासा के सीनियर मैनेजर्स का मानना था कि ये एक इन फैमिली इवेंट है, मतलब ये कि ये पहले भी हुआ है और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। इन्होंने एक इंजीनियरिंग एनालिसिस करवाया जिसमें सॉफ्टवेयर मॉडलिंग का इस्तेमाल करके ये दिखाया गया कि छोटे इम्पैक्ट से कोई सेफ्टी ऑफ फ्लाइट प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये एनालिसिस छोटे इम्पैक्ट्स के लिए बनाया गया था, जबकि STS-107 का फोम स्ट्राइक बहुत बड़ा था। रियलिटी में नासा के पास इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कोई टेक्निक नहीं थी। कोलंबिया में कोई रोबोटिक आर्म नहीं था जिससे विंग का इंस्पेक्शन किया जा सके, ना ही इनके पास ऐसे इक्विपमेंट या मटेरियल्स थे जिससे हीट शील्ड की बड़ी डैमेज की मरम्मत की जा सके। इसलिए मैनेजमेंट ने सोचा होगा अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो चिंता करने से क्या फायदा। हालांकि 27 जनवरी को एक खुशी की बात हुई जब STS-107 के क्रू ने रेडियो के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एक्सपेडिशन 6 के 3 क्रू मेंबर से बात की। एक ब्यूटीफुल मोमेंट था जब स्पेस में 2 अलग-अलग जगह मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने एक दूसरे से बात की। अगले दिन 28 जनवरी को एक इमोशनल मोमेंट आया। इस दिन कोलंबिया के क्रू मेंबर्स ने 17 साल पहले चैलेंजर एक्सीडेंट में मारे गए एस्ट्रोनॉट्स और 27 जनवरी 1967 को अपोलो 1 लॉन्च पैड फायर में मारे गए एस्ट्रोनॉट्स को श्रद्धांजलि दी। कमांडर हसबैंड ने कहा था, आज हम चैलेंजर और अपोलो 1 के क्रू को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दिया है, अपने देश की सेवा में और पूरे मानवता के लिए अपनी जान गंवाई। मिशन के अंतिम दिनों में कल्पना और इनकी टीम ने अपने सभी एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की कोशिश की। 31 जनवरी को इन्होंने अपने आखिरी साइंस सेशन पूरे किए और इसी दिन हसबैंड और मैकून ने एंट्री और लैंडिंग प्रोसीजर्स का प्रैक्टिस भी किया और कोलंबिया के सिस्टम को धरती पर वापसी के लिए टेस्ट भी किया। तो अगली सुबह 1 फरवरी 2003 को आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। कल्पना और इनके साथी धरती पर वापस लौटने वाले थे। इन्होंने स्पेस सब मॉड्यूल के हैच बंद किए, फिर पेलोड बे डोर्स बंद किए और एंट्री टीम के लीडर फ्लाइट डायरेक्टर लैरो केन मिशन कंट्रोल से इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे थे। तो सभी एस्ट्रोनॉट्स ने अपने नारंगी लॉन्च और एंट्री सूट पहने और अपने सीटों पर बैठ गए। हसबैंड, मैकूल, कल्पना और क्लार्क फ्लाइट डेक पर बैठे, जबकि ब्राउन, एंडरसन और रेमन मिड डेक में बैठे। हसबैंड और मैकूल ने कोलंबिया को सही पोजीशन में ओरिएंट किया ताकि ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग सिस्टम इंजन फ्लाइट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो कैप्सूल कम्युनिकेटर चार्ली होबाफ से डी ऑर्बिट बर्न के लिए गो अहेड मिलने के बाद हसबैंड और मैकूल ने इंडियन ओशियन के ऊपर से 2 मिनट 38 सेकंड तक इंजन फायर किए। इन्होंने कोलंबिया को दोबारा ओरिएंट किया ताकि उसकी नाक आगे की तरफ हो और 40 डिग्री ऊपर की तरफ एंगल हो जो री एंट्री की गर्मी का सामना कर सके। तो सुबह 8:44 पर कोलंबिया ने 4 लाख फुट की ऊंचाई पर धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया। इसे एंट्री इंटरफेस कहते हैं, लेकिन उस समय जो हो रहा था वो बहुत ही भयानक था क्योंकि लेफ्ट विंग में जो छेद फोम स्ट्राइक से बना था उसमें से 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा गर्म हवा अंदर घुस रही थी और ये सुपर हीटेड हवा विंग के अंदर मौजूद एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर को पिघला रही थी। एंट्री इंटरफेस के 270 सेकंड बाद पहला अनयूजुअल सिग्नल मिला, लेकिन ये डाटा सिर्फ ऑर्बिटर में स्टोर हो रहा था, मिशन कंट्रोल को नहीं भेजा जा रहा था। लेकिन 8:59 के आसपास मिशन कंट्रोल के लोगों को लेफ्ट विंग के हाइड्रोलिक लाइंस के टेम्परेचर रीडिंग्स का लॉस हुआ। ये पहला सिग्नल था जिससे धरती पर लोगों को पता चला कि कुछ गलत है, लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता था कि समस्या कितनी गंभीर है। लेकिन तभी 9 बजे के करीब कोलंबिया कैटास्ट्रॉफिक ब्रेकअप शुरू हुई, जिससे सभी ऑन बोर्ड डेटा रिकॉर्डिंग जल्दी बंद हो गई और इस समय तक ऑर्बिटर के आगे और पीछे के हिस्से एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अचानक झटके की वजह से क्रू कंपार्टमेंट फ्यूजलेज के अंदर की दीवार से टकराया और 9 बजे के आसपास तक क्रू कंपार्टमेंट डीप्रेशराइज्ड होना शुरू हो गया। टेक्सास के ऊपर से गुजरते समय जब कोलंबिया कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंचने से सिर्फ 16 मिनट दूर था तब मिशन कंट्रोल का कोलंबिया से कॉन्टैक्ट टूट गया और 9:03 तक कैप्सूल कम्युनिकेटर होबाफ ने कहा, कोलंबिया ह्यूस्टन कॉम चेक। तो इनके शब्दों का जवाब सिर्फ स्टैटिक और इनकी अपनी आवाज की इको से मिला। आखिरी कम्युनिकेशन में कमांडर रिक हसबैंड ने कहा था, रोजर आहबू, और फिर कम्युनिकेशन कट हो गया। यही कल्पना चावला और उनके 6 साथियों की आखिरी बात थी जो धरती के लोगों ने सुनी। नासा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9:35 तक 7 क्रू के रिमेन्स और ज्यादातर डेब्रिस जमीन पर गिर चुके थे। कल्पना चावला, जिसने अपने बचपन से ही सितारों को छूने का सपना देखा था, वो अब हमेशा के लिए उन्हीं सितारों के बीच पहुंच गई थी। कोलंबिया के टूटने के बाद ईस्ट टेक्सास के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को विस्फोट और गिरते मलबे की रिपोर्ट आने लगी। तुरंत रिकवरी का काम शुरू हो गया। पहले दिन ही रिसर्चर्स ने एस्ट्रोनॉट्स के रिमेन्स ढूंढना शुरू कर दिया। 3 दिन के अंदर हर क्रू मेंबर के कुछ रेमेन्स मिल गए और 11 फरवरी को आखिरी क्रू मेंबर का बॉडी बरामद हुआ। और इंसिडेंट के तुरंत बाद नासा एडमिनिस्ट्रेटर सीन ओ किफे ने कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड CAIB को ऑर्गेनाइज किया और रिटायर्ड एडमायरल हैरोल्ड गेहमन को इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया। प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने एक्सीडेंट के 5 घंटे बाद हैरान हुए राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय अमेरिकियों, आज का दिन हमारे देश के लिए भयानक खबर और बड़ा दुख लेकर आया है। कोलंबिया खो गया है।
कोई बचा नहीं है। कल्पना चावला जो एक छोटे से शहर की लड़की थी और जिसने सपना देखा था आसमान छूने का, वो अब उन्हीं सितारों का हिस्सा बन गई थी, जिन्हें वो बचपन से देखती आई थी। उनकी ये कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस जुनून की कहानी थी, जो इंसान को असंभव को संभव बनाने पर मजबूर करता है।